Welcome dear friends, once again in this video we are going to discuss about the aggregate demand and its component, and the syllabus of this lesson is concerned. We are going to study about the aggregate demand and its components, propensity to consume and the propensity to save, that is the average and marginal concept, short term equilibrium output, investment multiplier and its mechanism, and meaning of full employment and involuntary unemployment, problems of excess demand and deficient demand, measures to correct them, changes in government spending, taxes, money supply. And this covers 12 marks in the board examination. And this lesson we are going to read from Subhash Day book. And Subhash Day is a man of spirituality, and he studied in Delhi School of Economics, and Delhi School of Economics is a dream institutions for all those students who have taken economics. सो कभी न कभी इनका ड्रीम रहा होता है इकोनॉमिक्स के बच्चों का कि हम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लें, स्पेशली इन द 1990s. This was a dream, just like Delhi School of London School of Economics. In India, it is a Delhi School of Economics, well known, and most of the luminaries and people like Manmohan Singh, they studied in this institution. So it is a prestigious school, and this book is written by Subhash Day, most respectable writer in present context. So I am going to study from this book. So let us start this video. Consumption function, propensity to consume, average and marginal concept, ex ante and ex post measures. Keynes always focused on the theory of when he is talking about aggregate demand, ex ante and ex post concept is vigorously used by him, and we are going to focus on that. What is ex ante and ex post measures? अलग अलग बुक में इसको अलग अलग तरीके से पढ़ाने का, स्टार्टिंग का जो पॉइंट्स है उसको अलग अलग तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन किन्स का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको इस बुक ने कवर करने का प्रयास किया, और उसी तरीके से जिस तरीके से किन्स इसको लेकर बढ़ते हैं उसी तरीके से इसको बताने का प्रयास किया गया। थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि बाकी बुक्स में इस तरीके से नहीं दिखाया गया, एंड ओवर द ईयर्स वी हैव टॉट फ्रॉम दोज स्टाइल. सो फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो. तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको, एंड दैट्स व्हाई आई एम प्रमोटिंग लाइन बाय लाइन रीडिंग, सो इट विल बिकम ईजी फॉर यू. सो एक्स आंटे एंड एक्स पोस्ट मेजर्स. So in the unit 1, national income and related aggregates, we have come across terms like consumption, investment, or the total output of final goods and services in economy, that is GDP. तो नेशनल इनकम में जो और उससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं, हम लोगों ने कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और जो कुल उत्पादन है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज GDP के बारे में पढ़ चुके हैं. दिस टर्म्स हैव ड्यूअल कॉनोटेशन, इनके दो तरह की मीनिंग है. इन द यूनिट 1 दे वर यूज्ड इन द अकाउंटिंग सेंस, वो अकाउंटिंग सेंस में प्रयोग किए गए थे, और उसका मतलब वहाँ क्या था, एक्चुअल वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स एज मेजर्ड बाय द एक्टिविटीज़ विद इन द इकोनॉमी इन सर्टन ईयर. उसका मतलब क्या कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स, उनका वास्तविक मूल्य क्या है, ठीक है, जो एक इकोनॉमी में होता है उसका मूल्य जानना, नापना ही उसका मूल्य दस्ता है. वी कॉल दिस एक्चुअल और अकाउंटिंग वैल्यूज आर एक्स पोस्ट मेजर्स ऑफ दिस आइटम्स. तो इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एक्चुअल और अकाउंटिंग वैल्यूज एक्स पोस्ट. जो भी एक्चुअल है उसको हम एक्स पोस्ट का नाम देते हैं, ठीक है. तो एक्स आंटे और एक्स पोस्ट, ये दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर हमारे पास हैं, और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम देख रहे हैं, एक्स आंटे और एक्स पोस्ट. एक्स पोस्ट क्या है, जो हमारा जो प्लान्ड है उसके लिए एक्स पोस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, और एक्स पोस्ट किसको कर रहे हैं, एक्स आंटे प्लान्ड है, और एक्स पोस्ट क्या है, वो है एक्चुअल है. तो ये देखिए यहाँ पर इसका और ज़्यादा एलोबरेट किया गया है. द एक्चुअल और रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द वैल्यू वेरिएबल्स कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और आउटपुट ऑफ अ फाइनल गुड्स आर कॉल्ड देयर एक्स पोस्ट मेजर्स. ठीक है, जो वास्तव में हो रहा है प्रोडक्शन, जो GDP हो, GNP, जो भी कुछ भी हो, तो वो जो वास्तव में हो रहा है, जो रियलाइज्ड है, जो एक्चुअल है वेरिएबल्स, उसको हमने एक्स पोस्ट का नाम दिया.
तो एक्स पोस्ट कंजम्पशन क्या है? द एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ गिवन ईयर। तो द एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ गिवन ईयर, तो एक साल में जो वास्तव में एक्सपेंडिचर किया गया एक साल में, उसको एक्सपोस्ट कंजम्पशन का नाम दिया गया। एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड। तो प्रोड्यूसर ने जो किया एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, उसको एक्सपोस्ट नाम दिया गया। और एक्सपोस्ट सेविंग क्या है? तो ये एक्सपोस्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक्चुअल की बात करते हैं। एक्स आंटे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसकी बात करते हैं, जिसकी एक्स आंटे नीचे दिया हुआ है। एक्सपोस्ट सेविंग क्या है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ सेविंग मेड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड। ठीक है, तो यहाँ एक्सपोस्ट के सारे कॉन्सेप्ट्स कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग आ गए। दीज टर्म्स however can be used with a different connotations. Consumption may denote not what people have actually consumed in a given year, but what they had planned to consume during the same period. ठीक है, ये कहते हैं कि कंजम्पशन, जैसे हम एक्सपोस्ट कंजम्पशन कहते हैं, तो कंजम्पशन में डिनोट नॉट व्हाट पीपल हैव एक्चुअली कंज्यूम्ड, लोग वास्तव में जो कंज्यूम किए हैं उसकी तरफ इशारा न करते हुए एक साल में, बट दे हैड प्लान टू कंज्यूम, उन्होंने जो प्लान किया हुआ है एक साल के अंतर्गत उसके बारे में इशारा करता है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट के बारे में भी इसी तरह कहा सकता है कि इन्वेस्टमेंट कैन मीन द अमाउंट अ प्रोड्यूसर प्लान टू ऐड टू हिज इन्वेंट्री। इन्वेस्टमेंट क्या? अपने इन्वेंट्री में जो वो प्लान किया है ऐड ऑन करने का, उसको हम इन्वेस्टमेंट करें, प्लान की बात हो रही है। ठीक है, investment can mean that the amount of producers plans to add to his inventory. It may be different from what he ends up doing. ठीक है, ये अलग होगा जो कि वास्तव में वो जो कर पाता है। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि एग्जाम्पल आपके सामने है। सपोज द प्रोड्यूसर प्लान्स टू ऐड ₹100 वर्थ गुड्स टू हिज स्टॉक by the end of the year. His planned investment is therefore ₹100 in that year. However, due to an unforeseen upsurge of demand for his goods in the market, the value of his sales exceeds what he had planned to sell, and to meet his extra demand, he has to sell goods worth ₹30 from his stock. Therefore, at the end of the year, his inventory goes up by 100 minus 30 is 70 only. Thus, his planned investment is 100, whereas his actual ex-post investment is 70 only. तो इस तरीके से एक्स पोस्ट और एक्स आंटे, प्लान्ड और एक्चुअल के बीच का जो डिफरेंसेस है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। चलिए, so meaning the planned value of the variables are called consumption, investment or output of final goods. They are ex ante measures. So planned value of these variables, जो भी planned value होगा, कंजम्पशन का होगा, इन्वेस्टमेंट होगा या आउटपुट होगा फाइनल गुड्स का, उसको हम एक्स आंटे मेजर्स करते हैं। तो एक्स आंटे क्या है? प्लान्ड को, इंटेंडेड वर्ड भी यूज़ किया जाता है। प्लान्ड को, इंटेंडेड को हम एक्स आंटे से डिनोट करते हैं, जबकि हम एक्चुअल, जो कि ऊपर आपने देखा था, एक्चुअल के लिए हम जो एक्चुअल कंजम्पशन हो, इन्वेस्टमेंट हो या आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स हो, उसके लिए हम एक्सपोस्ट का प्रयोग करते हैं। एक्सपोस्ट एक्चुअल है और एक्स आंटे ये प्लान्ड हैं। ठीक है, तो एक्स आंटे कंजम्पशन, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लान टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग ए पीरियड। एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट क्या है? द वैल्यू ऑफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन अ गिवन ईयर। एक्स आंटे सेविंग्स क्या है? द वैल्यू ऑफ सेविंग्स विच ऑल द हाउस होल्ड्स प्लान्स to make at different levels of income during a period. Okay, the planned value of the variables are called their ex post measures, whereas the actual or accounting value of the variables are called their ex ante measures. The ex ante depicts what has been planned and ex post depicts what has actually happened. ऊपर बताया चुका है, उसी का conclusion है. Okay, in order to understand the determination of income in the economy, we need to know the ex ante planned values of different components of aggregate demand, ex ante consumption expenditure and ex ante investment expenditure. ठीक है,
ये हमको अगर हम जानना चाहते हैं इनकम का डिटर्मिनेशन करना चाहते हैं इकोनॉमी में, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक्स आंटे मतलब प्लान्ड और वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एक्स आंटे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ये हम कॉन्सेप्ट समझ लें. Since the determination of income is to be studied in the context of a closed economy without government, the two sectors taken are household and firms. दो ही सेक्टर हैं हमारे पास, हाउसहोल्ड और फर्म्स का दो सेक्टर है हमारे पास. जी और एक्स माइनस एम की बात नहीं करते हैं सिलेबस के अनुसार. तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा तो उसमें एक्स आंटे और एक्स पोस्ट के दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, और जो दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक प्लान्ड को बताता है और एक एक्चुअल को बताता है. द एक्स आंटे द प्लान्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एज अपोज टू इट्स एक्चुअल वैल्यू. एक्स पोस्ट द एक्चुअल और रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स एज अपोज टू इट्स प्लान्ड वैल्यू. ठीक है ना. एग्रीगेट डिमांड. देखिए एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स in an economy. It also means the aggregate expenditure on final goods and in an economy. The total demand for final goods in an economy. क्या है? टोटल डिमांड्स है फाइनल गुड्स की इकोनॉमी में. ठीक है. इट ऑल्सो मीन्स द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इन एन इकोनॉमी. ये एक्सपेंडिचर की भी बात करता है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की भी वकालत करता है कि ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है. जो डिमांड है वही टोटल एक्सपेंडिचर भी है. अब आते हैं कंजम्पशन के ऊपर. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन डिमांड इज हाउस होल्ड इनकम. ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज हाउस होल्ड इनकम. ओके. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इनकम का आय का वह हिस्सा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो कि गुड्स और सर्विसेज के परचेज जो उसके ऊपर खर्च किया जाता है, जो स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड. कंज्यूमर्स. ठीक है. बाय द कंज्यूमर्स और हाउस होल्ड. इसका कंज्यूमर्स को या हाउस होल्ड को उस सेंस में. ठीक है. इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अकाउंटिंग. एक साल अकाउंटिंग जो पीरियड है उसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या रेफर करता है कि इनकम का वह हिस्सा जो खर्च किया गया है किसके ऊपर? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. किसके द्वारा? कंज्यूमर के द्वारा. टॉप टिप में दिया गया है देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. ठीक है. कंजम्पशन और इनकम के बीच में एक डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है एक्सपेंडिचर. दैट इज द हायर द इनकम जितना ही ऊंचा होगा द हायर द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ चढ़ कर होगा, ज़्यादा होगा. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, व्हेन इनकम इंक्रीजेज, जब इनकम बढ़ेगा, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज, कंजम्पशन उपभोग भी बढ़ेगा. हाउएवर द इंक्रीज इन कंजम्पशन, लेकिन कंजम्पशन में जो वृद्धि है, कैन नेवर एक्सीड द इंक्रीज इन इनकम, वो इनकम से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती है. डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्राइवेट कंजम्पशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ठीक है. जो वस्तुओं और सेवाओं की जो डिमांड है, मांग है प्राइवेट कंजम्पशन के द्वारा, इसको हम कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, विच इज़ मेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर. ये हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया जाता है. मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके द्वारा किया जाता है? हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा किया जाता है. इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी आर डिस्कसिंग इज एक्स आंटे. ठीक है. जो कि प्लान्ड है. एक्स आंटे मतलब प्लान्ड है. दैट इज प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन फंक्शन के बारे में थोड़ी चर्चा करें. A consumption function refers to the functional relationship between consumption and income. ठीक है. कंजम्पशन फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप है कंजम्पशन और इनकम के बीच. C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y. चलिए. इन किन्सन इकोनॉमिक्स द कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम्स, ये एज्यूम करता है
मान लेता है दैट कंजम्पशन एक्सचेंजेस, कि उपभोग बदलता है एट अ कांस्टेंट रेट, एक कांस्टेंट रेट की दर से कंजम्पशन बदलता है एज इनकम चेंजेस, जैसे इनकम जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है, हम ये मान लेते हैं किन्सन इकोनॉमिक्स में कि कंजम्पशन कैसे बढ़ता है, कांस्टेंट रेट से। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन जब दिखाते हैं तो स्ट्रेट लाइन क्यों दिखाते हैं, उसका आंसर ये है कि किन्स ने कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम्स इन किन्सन इकोनॉमिक्स, कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम करता है दैट कंजम्पशन चेंजेस, कि कंजम्पशन परिवर्तित होता है एक निश्चित शांत दर से, मतलब स्थिर दर से, शांत दर से स्थिर दर से, कांस्टेंट रेट से एज इनकम चेंजेस, मतलब इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन जो बढ़ता है स्थिर दर से बढ़ता है। देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है एट अ जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब इनकम जीरो होता है तभी कुछ न कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता ही है, और इसको नाम दिया गया है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज दैट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन वह कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वह उपभोग एक्सपेंडिचर है, उपभोग खर्च है, विच मस्ट बी अंडरटेकन इवन एट ए जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो वो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, जीरो लेवल पर होने वाला जो उपभोग खर्च है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसको हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन का नाम दिया। इट सिग्निफाइज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन विच इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, यह बताता है कि हमेशा कुछ न कुछ मिनिमम लेवल कंजम्पशन होता है इवन एट जीरो लेवल पर, जो कि बताता है कि सर्वाइवल एक्सटिंक्ट होती है। ठीक है, टॉप टिप क्या कहता है, इवन इफ इनकम इज जीरो सम कंजम्पशन स्टिल टेक्स प्लेस, इनकम जीरो होता है तभी कुछ न कुछ कंजम्पशन होता है, ये बताता है कि रिप्रेजेंटिंग सब्सिस्टेंस कंजम्पशन लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी का जो सब्सिस्टेंस जीवन यापन की जो का उपभोग का जो लेवल है उसकी ओर बताता है कि इनकम लेवल पर कुछ न कुछ कंजम्पशन होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन इकोनॉमी के सब्सिस्टेंस कंजम्पशन लेवल की बात करता है। सिंस दिस लेवल ऑफ कंजम्पशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, ये चूँकि इनकम से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, इट इज़ कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन। वी कैन डिस्क्राइब कंजम्पशन फंक्शन एज C is equal to C bar plus by. The above equation is called the consumption function. C is equal to consumption expenditure by household, Y is equal to level of income in the economy, that is national income, C bar is equal to autonomous consumption, that is subsistence consumption level of an economy at zero level of income, and B is equal to marginal propensity to consume, MPC. ठीक है, अब आते हैं ऑटोनोमस को नटसेल में देखते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन फॉर सर्वाइवल इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, पढ़ चुके हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम द रेशियो ऑफ एडिशनल कंजम्पशन टू एडिशनल इनकम, मतलब एडिशनल इनकम जब इनकम में वृद्धि होगी तो उसका परिणाम स्वरूप जो कंजम्पशन में वृद्धि होगी उसकी बात कर रहा है। इट रेफर्स द रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, जो कंजम्पशन के जो में परिवर्तन की जो दर है, एज द इनकम चेंजेस, जैसे ही इनकम बढ़ता है। MPC इज डिनोटेड बाय द B, MPC B के द्वारा डिनोट किया जाता है, एंड इज इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा Y, और डेल्टा C और डेल्टा Y के बराबर होता है, मतलब MPC इज इक्वल टू डेल्टा C बाई डेल्टा Y। Here C bar represents autonomous consumption, that is the amount of consumption expenditure at zero level of income. C bar is greater than zero, ठीक है, C bar जीरो से बड़ा है, which means that autonomous consumption is positive, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है autonomous consumption, that is there is some minimum level of consumption, निश्चित रूप से कुछ मिनिमम लेवल है उपभोग का, even in the absence of any income, इनकम किसी भी इनकम के अभाव में, ठीक है, कुछ न कुछ कंजम्पशन होता है, उसी की बात हो रही है ऑटोनोमस कंजम्पशन के रूप में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू थिंक ऑफ ए सिचुएशन वेयर देयर इज़ नो कंजम्पशन एट ऑल, ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल
टू थिंक ऑफ ए सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते वेयर देयर इज नो कंजम्पशन एट ऑल, जहाँ पर कोई कंजम्पशन नहीं है। द स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन इज बी। बी क्या है? कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप है। इट मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, ये कंजम्पशन में होने वाले दर की ओर बताता है। पर यूनिट ऑफ चेंज इन इनकम, इनकम में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कंजम्पशन में होने वाले दर की बात करता है, और इसी को कहा जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। फॉर एग्जांपल, इफ B is 0.80, then a rupee change in income causes 0.80 rupee change in consumption। बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्लोप ऑफ अ फंक्शन। Slope of function is defined as change in dependent variable, that is delta C, due to given changes in independent variable, that is delta Y. So slope of a function is equal to delta dependent variables divided by delta independent variables. In the economy, in the consumption function, C is equal to C bar plus By. Consumption C depends on income, that is C is the dependent variable, whereas y is the independent variable। ठीक है, C क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देयरफॉर क्योंकि y में होने वाला परिवर्तन C में परिवर्तन लाएगा, तो C डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन इज डेल्टा C बाई डेल्टा y, विच इज नथिंग बट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। Thus MPC represents the slope of the consumption function as it represents the change in consumption due to change in income। MPC is equal to delta C by delta y. Note, slope of a line y is equal to mx plus c given by m. Thus the slope of the consumption function is equal to c bar plus by, that is b, that is MPC is the slope। ठीक है, अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन पर बात करते हैं। Now components of consumption function. The consumption function C is equal to C bar plus By consists of two components, autonomous consumption C bar and induced consumption By. Autonomous consumption is denoted by C bar and shows the consumption which is independent of income. If consumption takes place even when income is zero, it is because of autonomous consumption। ठीक है, induced consumption क्या है? It denotes by By and shows the direct relationship between the consumption and income. In other words, induced consumption shows the dependence of consumption on income, which a certain increase in income, induced consumption also increases. For example, when income rises by ₹1, induced consumption rises by MPC, that is B, or the marginal propensity to consume। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन के लिए क्या क्या गया? इसी बार से दिखाया जाता है एंड सोज दैट कंजम्पशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। तो ये इनकम से इंडिपेंडेंट है। इनकम जीरो था तब देखा था पहले इससे कि इनकम जीरो होने पर भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है, जिसको हम सी बार से दिखाते हैं। इफ कंजम्पशन टेक्स प्लेस even when income is zero, it is because of autonomous consumption। induced consumption denoted by by से induced consumption को denote करते हैं and shows the direct relationship between the consumption and income, और income और consumption की direct relationship इसको बताता है। in other words, induced consumption shows the dependence of the consumption on income। ठीक है, with a certain increase in income, induced consumption also increases। for example, when income is rises by ₹1, induced consumption rises by MPC, that is B, or the marginal propensity to consume। Now we are going to take the one competency based question। तो आप competency based question देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर ये competency based question दिखाई दे रहा है। तो let us see competency based question। Imagine a country Imagina which has a consumption function described by C is equal to 100 crores plus 0.8y। What does the consumption function of Imagina indicate? ये क्या बताता है? देखिए, अब इस इक्वेशन दिया गया है, उसको बताना है कि ये क्या बता रहा है। It indicates that even when Imagina does not have any income, its citizens still consume ₹100 crore worth of goods and services। Imagina autonomous consumption is 100 crore। ये 100 जो है क्या? C is equal to C bar plus By। तो B की जगह 0.8 है, Y, ठीक है, और ये कंजम्पशन की जगह
100 करोड़ दिया हुआ है। तो ठीक है, इमेजिनियाज इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज 0.8, इसको 0.8 बाई MPC है, ये 0.8 MPC है। तो BY को हमने इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहा था। तो इमेजिनियाज इंड्यूस्ड कंजम्पशन इज 0.8 बाई where marginal propensity to consume MPC is 0.8. This means that when national income rises in Imagina, total consumption increases by 80% of the rise in national income. For example, if national income goes by rupees 1000 crores and consumption in the economy will go up by 0.8 into 1000, that is rupees 800 crore. तो इस तरीके से एक हमने एक एग्जाम्पल लिया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकते हैं और आगे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।